एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। ठीक है, कंपनी है जिसमें सभी कर्मचारियों का, जो भी कर्मचारी उसका औसत जो वेतन है, जो पैसा मिलता है 5,000 है। और अफसरों का औसत वेतन 14,000 है। जो अफसर हैं उसका 14,000 है और जो जनरल कर्मचारी है उसका 5,000 है। बोलता है और शेष का 14,000 रुपया है। अच्छा देखिए, सभी कर्मचारियों बोल रहा है, मतलब बैंक वो कंपनी में जितना भी कर्मचारी है सबका औसत वजन लगभग 5,000 मान रहा है। जबकि अफसर का कितना है 14,000 और शेष का, जो अफसर छोड़ के जो शेष काम कर रहा है वो 4,000 है। एक कर्मचारियों में अफसर भी है, ठीक है, क्योंकि जितना काम करने वाले हैं उसको जनरली यहाँ कर्मचारी इंगित करता है। अब देखिए शेष का 4,000 रुपया, मतलब अफसरों का औसत वेतन 14,000 है और शेष का 4,000 है। बोलता है अधिक कर्मचारियों की कुल संख्या 500 है तो अफसरों की संख्या क्या है। मतलब जितना कर्मचारी है उसमें जितना काम करता है उसका संख्या 500 है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अफसर की जो संख्या है वो x है। तो यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगा अफसर छोड़ करके 500 में x घट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 500 कर्मचारी है जिसमें से x अफसर है, तो अफसर को घटा देंगे तो ये 6 कर्मचारी निकल जाएगा जो और तरह के कर्मचारी होंगे उसमें। ठीक, ये कर्मचारी का मतलब है कि पूरा काम कर रहा है 100, और यहाँ पर बोल रहा है तो अफसरों की संख्या मांग रहा है, बोल रहा है अफसर उसमें से कितना है। यदि कर्मचारियों की कुल संख्या मतलब जितना अफसर वगैरह मिला करके है वो 5,000 है, तो बोल रहा है कि सिर्फ अफसर की संख्या क्या है। तो मान लेते हैं अफसर x है और कुल कर्मचारी में से यदि x को घटा देंगे, जो 500 कुल वहाँ काम करने वाला है उसमें x घटा देंगे, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये कर्मचारियों की संख्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जो औसत अफसर का औसत होगा वो कितना हो जाएगा, x गुना ये 14,000 और परिणामों का योग हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है 500 माइनस x, इसका कितना है औसत, देखिए शेष जो है उसका औसत कितना बोल रहा है 4,000 रुपया है शेष का। अफसर का तो 14,000 है और शेष जो उसमें काम करने वाले हैं क्लर्क हो चाहे कुछ भी हो उसका कितना है 4,000 है। यहाँ हम सबको यहाँ शेष को कर्मचारी ही माने हैं। ठीक है, बराबर, तो कुल औसत के बराबर कर देते हैं। कुल औसत कितना आ जाएगा इसका, आ जाएगा यहाँ पर देखिए कुल औसत का जो औसत में परिणामों का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5,000 गुने 500, 5,000 गुने 500 हो जाएगा। ठीक, ये कैसे लिखते हैं तो आपको पता है, बार बार बताते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग, परिणामों का योग होता है और बटा में परिणामों की कुल संख्या होता है, परिणामों की कुल संख्या। तो औसत यदि हमको यहाँ दिया हुआ है 5, 6 कुछ भी 56 दिया हुआ है और यहाँ परिणामों की संख्या पता है हमको 8, 9 पता है, तो इसको इससे गुना करते हैं तो परिणामों का योग निकलता है। वही यहाँ पर लिखते हैं परिणामों का योग इतना बराबर इतना करके यहाँ पर कुल परिणामों का योग के बराबर किए हैं। ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा। ये यहाँ पर हो गया 14,000 x, इसको गुना करेंगे 5 चौके 20 और ये 3 और ये 2 5, 3 2 5 माइनस ये हो जाएगा 40,000 x, सॉरी 4,000 x, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 और ये 3 और 2 5। अब यहाँ से देखिए 14,000 x में 4,000 x चल जाएगा, कितना बचेगा 10,000 बचेगा, और इधर है इक्का दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, कितना 25 लाख है, और इधर इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 20 लाख है। तो 25 लाख में 20 लाख चला जाएगा, 5 लाख बचेगा। अब यहाँ से ये देखिए ये से ये गया 2 0 3 0 ये 4 0, x बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ये क्या हो गया, ये अफसरों की संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ अफसरों की संख्या बराबर क्या माने थे x माने थे, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न में बोल रहा है शंकु, बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई समान है। तीन चीज, शंकु, बेलन और अर्धगोला, ठीक है। सबको पता है ये होता है शंकु, ठीक है। ये होता है बेलन, इस तरह होता है, इस तरह से आपका बेलन होता है। अर्धगोला, अर्धगोला का ये फिगर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अर्धगोला की ऊंचाई समान है यदि उनकी त्रिज्यों का अनुपात दिया हुआ है। ऊंचाई उनका समान है और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ये हो गया शंकु, ये हो गया बेलन और ये अर्धगोला, अर्धगोला। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आयतन होता है, ठीक है। इसको सेमी स्फीयर बोलते हैं। ये बेलन हो गया, सिलेंडर, ये शंकु कोण हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या समान है, ऊंचाई इसका समान है, बोल रहा है ऊंचाई समान है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसका, देखिए यहाँ पर ऊंचाई समान है तो ऊंचाई से हमको लेना देना नहीं है, ये पाई से भी नहीं है, ठीक है। तीनों से चला जाएगा पाई। अब यहाँ पर बचेगा 1/3 आर। आर इसका कितना है, तो आर देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 × 2 अनुपात ये आर। आर इसका कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया 2/3 आर क्यूब। आर क्यूब कितना, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 4/3 हो जाएगा, ये 3 × 9 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है इसका, यहाँ पर हर में, तो अंश में 3 से गुना कर देते हैं अनुपात को बराबर करने के लिए। हो जाएगा 4 × 12, सॉरी ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 9 × 27 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 4, 27, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बोला धनराशि 6,500 रुपया के लिए 2 वर्ष का 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या है। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी अंतर दिया रहे तो एक फार्मूला हम बताते हैं हमेशा, D = P × R/100 का होल स्क्वायर लगा देना, निकल जाएगा। क्या मांग रहा है, इतना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर में अंतर, अंतर बोल रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो D है, D यहाँ पर अंतर है, ये है SI CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर को बताता है। P कितना दिया हुआ है धनराशि, ये 6500 दिया हुआ है। R दिया हुआ है 12, ये 12/100 हो जाएगा। ये तो 2 वर्ष के लिए हमेशा 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 चला गया और यहाँ पर हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 13 × 5 = 65 और ये 20 × 5 = 100। फिर ये हो गया 6, ये हो गया 10। अब यहाँ से गुना कर देते हैं, 12 × 6 = 72 और 13, 72 और 13 गुना करते हैं, 3 दूना 6, 7 × 21 और ये 72, 936 आएगा /10। देखिए 936 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 93.6 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो D रहता है ना, ये अंतर ये किसका रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये D वही रहता है, ये फॉर्मूला लगा देना है, आपका तुरंत प्रश्न बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। और यदि x का पावर ये अनुपात x का पावर b अनुपात x का पावर c बराबर 1 है तो AQ BQ प्लस CQ का मान क्या होगा। देखिए यहाँ यदि x का पावर ये x का पावर b अनुपात x का पावर c
1 है तो x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। किसी पर भी पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ x मान लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ बेस में सारा का x है। और जब बेस इसका समान है तो इसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। जैसे जब x का पावर m इंटू एक्स का पावर n रहता है तो क्या हो जाता है, x का पावर m प्लस n। ये देखिए ये बेस समान है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। जब बेस समान है तो पावर जुट जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर x का पावर 0। ये देखिए बेस मिल गया, इसका बराबर है तो इसके पावर को बराबर कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ये 0। अब हम लोग जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी जब 0 रहे तो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c, ठीक है। तो देखिए जब इतना बराबर 0 रहता है तो इतना बराबर फॉर्मूला होता है 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, ये इधर चला जाएगा 3ab/c। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में बोल रहा है एक परिवार का भोजन वस्त्र तथा किराए पर का खर्च का अनुपात। ये खर्च का अनुपात है, भोजन वस्त्र और किराया का अनुपात। बोलते हैं यदि इनके खर्च में क्रमशः 15, 10 और 35% की बढ़ोतरी होती है तो परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका खर्च का अनुपात कितना है। खर्च का जो अनुपात है भोजन वस्त्र और किराया पर, वो पहले कितना हो जाएगा 10 और 12, 22 और 7, 29। अब बोल रहा है बढ़ोतरी हो रहा है इसमें, देखिए कितना 15%। तब पहला 10 में कितना वृद्धि हो रहा है 15%, मतलब 115/100 अनुपात 12 में 12 ये क्या है वस्त्र, वस्त्र में कितना वृद्धि हो रहा है 10%, मतलब 110, 100 में जोड़ देंगे अनुपात। ये किराया में 7 हो रहा है तो 7 का कितना परसेंट 35% बढ़ोतरी हो रहा है खर्चा में। तो 100 कितना हो जाएगा 35, 100 में जोड़ देंगे बटे 100। इसका अनुपात निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 23, तो 11.5 आ जाएगा। 11, 22 और 21, ये 0 गया, 12 11 को गुना होगा, 132 को 10 से देंगे तो 13.2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट गुना 135 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा 945, तो 9.45 हो जाएगा, ठीक है। यह अनुपात आ गया बढ़ोतरी। जब इसमें क्या हो गया बढ़ोतरी हुई, तब किसमें बढ़ोतरी हुआ है तो देखिए उसका जो हुआ है 10% भोजन में, 10% 15% हुआ है भोजन में, 10% वस्त्र में और 35% किराया में। पहले कितना था 10, 12, 7 था, उसी का वृद्धि निकाले हैं। तो इतना आ गया वृद्धि। अब इसको जोड़ देंगे, जब ऐड करेंगे 11, 13, 9 को, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल जो आ जाएगा इसका फाइनल 34.15 आ जाएगा, ठीक है। ये बढ़ने के बाद है। अब बोलता है परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ जाएगा, तो प्रतिशत में पूछा कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। बढ़ोतरी जो है इसका निकालेंगे, बढ़ोतरी जो हो रहा है कितना 34.15 बढ़ जा रहा है। कितना से पहले कितना था 29 था, पहले के रिस्पेक्ट में लेंगे गुना 100 कर देंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 में 0 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15 ही होगा, और फिर 14 में 9 गया 5, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया 5.15, और ये गुना हो जाएगा 100, तो 100 से गुना होगा तो ये हट जाएगा दशमलव, मतलब बचेगा 29 डायरेक्ट 515/29। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29 को डिवाइड करेंगे 515 से, ठीक है। ये कैसे डिवाइड करते हैं, कितना बार में चला जाएगा, एक बार में जाएगा 29 से कम 29, 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 4 में 2 गया 2, ये 5,
अब ये चला जाएगा 29, 225, 7 बार में 9 63 के 3 बाकी 6 और 7 दूना 14 और 6 20, ये बच जाएगा 23 बच जाएगा, मतलब 17 सही 23/29। 5 में ये गया 3 गया 2 और यहाँ पर 2 22 बचेगा, सॉरी इतना परसेंट इसका आंसर आ जाएगा। 17 सही 22/29, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फाइनल। ठीक है, एक बार फिर से, एक परिवार का भोजन वस्त्र तथा किराए का खर्च का अनुपात 10, 12, 7 था। फिर आगे बोल रहा है यदि इनके खर्च में क्रमशः 15, 10 और 35 की बढ़ोतरी होती है। 10 से कितना बढ़ोतरी होती है 15%, तो 10 का 15% मतलब 100 में 15 जोड़ देंगे बटे 100 अनुपात, फिर 12 लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे 10% वृद्धि हो रहा है, मतलब 100 में 10 वृद्धि होगा 110 बटे 10 100 लिखेंगे प्रतिशत का, फिर 7 में 7 अनुपात में 35% की बढ़ोतरी होती है, तो 7 का 35 135 बटे 100, यहाँ से इसका बढ़ोतरी का अनुपात निकाल लिए। अब आ गया 34.15। अब बढ़ोतरी निकालेंगे तो कितना बढ़ रहा था, तो इतना ये अधिक है, अधिक में से कम को घटाएंगे, इसके ही रिस्पेक्ट में लेंगे, पहले तो 29 था, ठीक है, बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, ये इतना आ गया, इसको भागा देंगे यहाँ से, ये आ जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये स्मार्ट प्रश्न है। बोलता है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 तथा इतना बराबर 0 समानांतर होंगे। ठीक है, तो देखिए जब ये दोनों इक्वेशन समानांतर होगा तो x का कोफिशिएंट ले लेंगे बटे यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट मतलब जो उसका गुणांक रहता है वो बराबर होगा, देखिए यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा y के, तो y का यहाँ कितना, y के पहले कितना है 1 और यहाँ पर y के पहले कितना है -3, ये कोफिशिएंट लेंगे। ठीक, x का यहाँ y का क्या था, कुछ नहीं तो 1 है। जब दो रेखा आपस में समानांतर हो तो उसका कोफिशिएंट का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा x और y का। ठीक है, ये अनुपात ले लिए, अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, -3 के +3 बराबर 2 - k, इसको इधर करेंगे प्लस में हो जाएगा 2 - 3, यहाँ से बचेगा कितना -k बराबर -1, तो k बराबर कितना जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से, जब दो लाइन समानांतर हो तो उसके x का कोफिशिएंट मतलब गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला यदि r sin थीटा बराबर 1, r cos थीटा बराबर √3 हो तो r² tan थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है r sin थीटा बराबर 1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो r sin² थीटा हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये r cos थीटा बराबर √3, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो r² cos² थीटा √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, दोनों को जोड़ देंगे r² sin² थीटा प्लस r² cos² थीटा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, r² कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, बचेगा r² बराबर 4, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा r बराबर 2। ठीक है, अब बोलता है r² tan थीटा, तो r का तो वैल्यू मिल गया, अब tan चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका भागा इसमें दे सकते हैं कि r sin थीटा और r cos थीटा बराबर 1/√3, r से r चला गया, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए tan थीटा भी निकल गया, अब मांग रहा है हम लोग को r² और tan थीटा, r का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और tan थीटा वैल्यू 1/√3, आ गया 4/√3, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।